अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने दफातर और घरों में महफूज होंगे। आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और ये दुआ है कि आपके जो आने वाले दिन हैं, आपका हफ्ता है, वो भी बहुत अच्छा गुजरे। सना हारून हमारे साथ मौजूद हैं। सना, कैसी हैं आप? कैसा वीकेंड गुजरा आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम रोहेल एंड वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। एवरीवन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैर आफियत के साथ हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। वीक का पहला दिन लॉन्ग वीकेंड के बाद बड़े एनर्जेटिक, हमारे तो खैर लॉन्ग वीकेंड नहीं था, हम तो फ्राइडे को हम काम कर रहे थे, बट आप लोग जो है एक लॉन्ग वीकेंड के बाद बड़े एनर्जेटिक होंगे, बड़े मोटिवेटेड होंगे। मंडे मोटिवेशंस होंगी आपको, क्योंकि जब छुट्टी के बाद जब हम अपने दफातर में या अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए जब अपने घरों से निकलते हैं तो वो एक एनर्जी आपकी थोड़ी सी बूस्ट अप हुई भी होती है। तो अपनी एनर्जी को सही जगह सही तरीक़े से इस्तेमाल कीजिए और अपनी ज़ात से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। तो बढ़ते हैं शो की जानिब। तो हम पहला हमारा आज का टॉपिक क्या है रोहित? पहला टॉपिक है कि आपको पता है सना की सर्दियां बढ़ चुकी हैं। सर्दियों में मुतादिद बीमारियां लोगों को जो है हो जाती हैं और उसमें कैसे अपने वेलबींग का, अपनी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। ख़ास तौर पे जो बच्चे और बुज़ुर्ग होते हैं, सर्दियां उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं। और ख़ास तौर पे आज जो हमारा डिस्कशन होगा सर्दियों के टॉपिक के हवाले से, वो ये होगा कि जिन लोगों को फालिज होता है उनको कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है, अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। और जो फालिज का ख़तरा है उसको कैसे, जैसे कि कुछ लोगों में परसेंटेजेस होते हैं, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा हो रहा है, किसी को अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। और तहकीकात के मुताबिक इस पे बात हो रही है, जो रिसर्च हो रही है उसके अकॉर्डिंगली कि सर्दियों में फालिज की बढ़ती हुई शरह में हम इजाफा देखते हैं। जो वजूहात सामने आई हैं कि जो शरियानें हैं आपकी, एक फैक्टर ये भी है कि उन शरियानों की वजह से ब्लड सर्कुलेशन आपका जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। अगर आपको बताएं कि एक अमरीकी रिसर्च है, उसमें भी यही चीज़ें सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ ड्रग्स और मेडिसिन पे तो काम हो रहा है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल हम नहीं भी कर सकते और कहीं कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम लोगों ने बड़ा अच्छा बनाया हुआ होता है। हर जगह हीटर्स होते हैं, हर जगह ख्याल रखा जाता है, फिर उनका जो बॉडी टेम्परेचर हो जाता है वो यूज टू होता है। लेकिन आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, एक सूबे में इतनी ठंड पड़ती है, दूसरे में बिल्कुल नहीं पड़ती। फिर शहरों में देखें, हमारे अगर कराची की बात करें, शहर क़ायद की बात करें, यहाँ हालात मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे जो पेशेंट्स होंगे उनकी जो इंक्रीज़ हो रहे नंबर्स वो अलग होंगे। अगर हम पंजाब साइड की बात करें, लाहौर की बात करें, या हम जो देही इलाके हैं वहाँ पर ठंड पड़ती है, लेकिन उन लोगों की बॉडी टेम्परेचर बड़े यूज टू होते हैं। ख़ास तौर पे जो हसास बॉडी टेम्परेचर के लोग होते हैं, जो शहरों में गुजर बसर करते हैं, वो बड़ा जो है परेशानी के आलम में होते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम कैसे खुद को कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही रोहिल। और मैं समझती हूँ क्योंकि आपने जैसे शरियानों की बात की, तो बिल्कुल ऐसा ही है। सर्दियों में जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो टाइटन हो जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपका बीपी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो इस हद तक इंक्रीज़ हो जाता है कि वो स्ट्रोक का बाइस बनता है। इसके अलावा सर्दियों में हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए हम ऐसी डाइट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी को वार्म अप तो रखता है, लेकिन उसके मतलब अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो उससे होता ये है कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जो स्पेशली वो लोग जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, तो उनको ऐसी ग़िज़ाओं को अवॉइड करना चाहिए। आप उसका कुछ और सब्स्टिट्यूट ले लें, जैसे पाए लोग बहुत खाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अंडे खाना शुरू कर देते हैं, किसी भी चीज़ की ज़्यादती वो नुकसान और सना, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग वर्कआउट नहीं करते। एग्जैक्टली ये जो फालिज होता है ख़ास तौर पे बड़े उम्र के लोगों को, कि जो खून जमना शुरू हो जाता है, उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो नहीं हो रही होती है। उसके अलावा वॉक करना लोग छोड़ देते हैं, सर्दी में बाहर निकलना छोड़ देते हैं। आप घर में भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आपके घर में स्टेयर से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो सर्दी में लोग अवॉइड करते हैं बाहर निकलना, एक्सरसाइज करना। एक बड़ी वजह ये है, फिर जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो सर्कुलेट नहीं होता, क्योंकि हम पता करते क्या है। बिल्कुल ऐसे। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम बाहर नहीं निकल रहे होते कि हम अपने आप को सर्दी से बचाएंगे, तो हम सनलाइट का भी एक्सपोजर नहीं ले रहे होते। ठीक है, हम अपने रूम्स के अंदर, अपने बेडरूम से हम अपने आप को जो है ब्लैंकेट में कवर करके रखते हैं। नहीं, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वार्म अप होती है।
तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी आपका जो है वो रेगुलर हो जाता है। और क्योंकि ऑब्वियसली और डाइट का जहाँ तक इस्तेमाल है, जब आप ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं तो देखिए ड्राई फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट लोग हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई है, क्योंकि देखिए कोलेस्ट्रॉल की भी दो किस्में होती हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है और एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन अगर बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो आप उन तमाम चीज़ों से अवॉइड करें जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा और वो खुदा न खास्ता आपके लिए स्ट्रोक का बायस बन सकता है। और एक रिसर्च के मुताबिक हम वैसे तो ये देखते हैं कि बड़े बुज़ुर्गों में, यानी जो अच्छी बड़ी उम्र के लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके अंदर ये स्ट्रोक का जब पाया जाता है। लेकिन अब एक जो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ये यंग बच्चों में भी स्ट्रोक जो है हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आपकी डाइट बहुत काउंट करती है। आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आप हेल्दी डाइट नहीं लेते, क्योंकि अब अगर हम अपने चाइल्डहुड की बात करें रोहिल, तो हमारी जो ग़िज़ाएँ थी वो फिर मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा हमें सॉलिड चीज़ें खाने को मिली हैं अब क्योंकि हमारे बचपन में मुझे नहीं याद कि हमारे डैडी या हमारी मम्मी ने हमें जो है जी वो मैकडॉनल्ड्स और ये KFC's वगैरह का तो कोई ऐसा रुझान नहीं था ना, ये इतना कोई हमें, मुझे तो याद है कि बल्कि हमारे वक्तों में तो आप पता नहीं कहेंगे मैं कौन से बाबा आदम के ज़माने की बात कर रही हूँ, पुराने टाइम की बात नहीं करना चाह रहा लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर कोई दावत होती बोला वक्त तो अब आप अंदाजा लगा लें समझ रही हूँ मैं आपकी बात। लेकिन नाज़रीन होता ये था कि आप ये जैसे कौरमा है, बिरयानी है, ये आपको दावतों में ही खाने को मिलती थी, या घर में कोई तकरीब है या किसी शादियों में गए। लेकिन आजकल तो कुछ समझ नहीं आ रहा जी बिरयानी बना लेते, कुछ समझ नहीं आ रहा कौरमा बना लेते हैं, ठीक है। और प्लस बच्चों में जंक फूड्स का जो इतना ज्यादा इंटेक हो गया है, इसमें मैं समझता हूं ना पेरेंट्स की भी गलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल अगर जिद करते थे, पेरेंट्स हमारे अगर डांटते थे या मना करते थे, मजाल नहीं थी। अब बाकायदा बच्चे जिद करते हैं, रोना डाल देते हैं, और मैंने खुद देखा है पेरेंट्स मजबूर होते हैं बच्चों को फॉर, अब तो एक्सेस इतना आसान हो गया है, खुद भी बच्चे ऑनलाइन डिलीवरी करवा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, मतलब अगर पेरेंट्स घर पे नहीं है और वो अब उनके पास, क्योंकि गैजेट्स तो आजकल हर बच्चे के हाथ में है, तो वो जी अपना ऑनलाइन ऑर्डर किया और जी वो ऑर्डर भी डिलीवर हो गया, तो उन्हें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। और आपको ये देखना होगा कि आपका हेल्दी रूटीन होना चाहिए, आपका पूरा जो 24 आवर्स की आपकी जो साइकिल है, आपकी प्रॉपर नींद हो, आपकी प्रॉपर डाइट हो, एक्सरसाइज हो। देखिए पानी का इंटेक भी बढ़ाएं, बिल्कुल असल में होता है सर्दियों में नहीं होता, किडनी के इश्यूज हो जाते हैं, खास तौर पे दीगर इश्यूज भी आपको होते हैं, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अफेक्टिव हो जाता है। फर्दर ये कि आप चिया सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ग़िज़ाएं, कुछ सीड्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी को बेहतर रख सकते हैं। आपकी बॉडी को पानी चाहिए, आपकी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके लिए पानी का जो अमल दखल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये कीजिए जिन लोगों को स्टमक की प्रॉब्लम है वो हल्का सा गर्म पानी पीजिए, और जिन लोगों को स्टूल सही से पास नहीं होता या जिनको पेट दर्द की शिकायत रहती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका जो हाजमे का निज़ाम होगा ना वो जब बेहतर होगा तो आपके दीगर मामलात ज़िंदगी बड़े आसान होंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपकी नींद जब पूरी हुई हुई होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी ग़िज़ा, आपकी नींद और आपका रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल, तो आपका दिमाग एक्टिव होकर सारे डिसीजंस ले सकते हैं और आप बेहतर तरीके से अपना कारोबार या अपना जॉब, जो भी आपका काम, आपका टास्क है, उसको सरअंजाम दे सकते हैं। और एक और चीज़ है, देखें जो एस्थमा पेशेंट्स हैं बेसिकली इस सीज़न में उनका जो वो एस्थमा अटैक है वो बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट इंटरवल्स में जल्दी वो अटैक्स हो रहे होते हैं। तो उसके लिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो स्टीम लीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता आपका सिवियर है तो आप डॉक्टर से रुजू करें, अदरवाइज़ आप नोबलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आपको अपना खुद ख्याल करना है। अगर हम अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा आके नहीं रखेगा। तो और दूसरी बात ये कि सर्दियों में देखा ये गया है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रोक होने की रीज़न ही ये है कि हमारा रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हमारा जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का हो जाता है। बस हम इस चीज़ को कंसिडर रखते हैं, एक चीज़ हमारे माइंड में होती है कि जी हमें अपनी बॉडी को हम वार्म अप कैसे करें, हमारी बॉडी में गर्माइश कैसे आए, हम अब ठंड से कैसे बचें। तो ठंड से बचने का सिर्फ तरीका ये नहीं है कि आप वो तमाम गर्म चीज़ें खाना शुरू कर दें जो आपके लिए नुकसानदेह हो। ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ी सी मिकदार में, हमारे यहाँ लोग पेट भरने की कोशिश करते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ, दिस इज वेरी रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। बहुत मुतादिद, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में कैलोरीज कैलकुलेट करने के हिसाब से आप पर्टिकुलर ड्राई फ्रूट का इंटेक ले सकते हैं। वरना अमूमन देखा ये है कि अगर कोई फली खा रहे हैं तो फिर मूंगफली खाते जाएंगे,
काजू खा रहे हैं तो फिर खाते ही जाएंगे, अच्छे लगते हैं, लोगों को पसंद होते हैं, हम सबको पसंद है, लेकिन हर चीज़ में जो उसकी क्वांटिटी है वो बड़ी मैटर करती है। और बिल्कुल मेरी तरह भी आप अवॉइड करें, जिसका गला ख़राब हो, सना फीवर तो हो बस रहा हो तो जो है मूंगफलियाँ नहीं खानी चाहिए। देखें अब सना की हालत देखें, उनसे बात नहीं की जा रही। इतनी सना ने वीकेंड से मूंगफलियाँ खाई हैं, वो अभी बैठ के नाजरीन को बता रही है कि नहीं खानी चाहिए, हालांकि खुद खाकर आई हैं और भरपूर खा के आई हैं सना, मुझे तो लग रहा है खा के असल में। और दूसरी बात है, जो मेरे जैसे जिनका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से हो तो वो थोड़ा सा इन दिनों में जो है जरा खट्टे को अवॉइड करें। हाँ, जिंदगी का मकसद फिर यही है कि खट्टी दाल कम खाएं। तो यही है कि बस वो हैदराबाद और दिल्ली के खाने। हाँ, बिसाइड अ जोक ही तो एक मजाक था, मैं अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन सर्दियाँ बहुत शदीद हैं तो इसमें ज़ाहिर सी बात है अंडर द वेदर आप हो जाते हैं, ऑब्वियसली हमारी बॉडी। चले हम एक ब्रेक ले लेते हैं सना, ताकि आप पानी पी लें, सना का गला खराब हो रहा है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर इश्यूज पर बात करेंगे। आप भी उठ जाएं, अगर आपने चाय चढ़ाई हुई है या आपको कॉफ़ी पीनी है वो भी आप जाकर ले सकते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं मुख्तलिफ इश्यूज पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे कि कराची एयरपोर्ट पर इंसानी स्मगलिंग का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। भारतीय एजेंट के मुलविस होने का भी इंकशाफ हुआ है और FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर इंसानी स्मगलिंग का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया है। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है। इंसानी स्मगलिंग में भारतीय एजेंट के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। ये भी आपको बताएं कि FIA की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि कराची एयरपोर्ट से गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की साजिश बेनकाब कर दी गई है। एजेंट समेत 5 मुसाफिरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान में आपको बताएं कि तमाम वो लोग शामिल हैं, ये बताया जा रहा है कि जिनका ताल्लुक भारत से होने का इंकशाफ हुआ है। मुलजिमान का ताल्लुक ये भी बताया जा रहा है कि फैसलाबाद से है, चिन्योट, गुजरावाला और ननकाना साहब के मुख्तलिफ इलाकों में से है। ये आपको बताएं कि मुलजिमान ने एजेंट को 2,50,000 रुपये फ़ीकस एडवांस भी दिया है। मुलजिमान ने गैर कानूनी तरीके से अज़रबैजान से पोलैंड जाना था और इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक इंसानी स्मगलर अब्दुल शकूर के मोबाइल से अहम शवाहिद मिले हैं। ये भी आपको अपडेट करें कि मुलजिम एजेंट से राबते में था और ये तमाम तर चीज़ें हैं नाज़रीन। और मुलजिमान को मज़ीद तहकीकात के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कुलर कराची मुंतकिल कर दिया गया है। ये सिचुएशन है आपके सामने कि देखेंगे, पहले वाक़या पेश आया, उसके बाद इसमें डेवलपमेंट हुई है और इस तरह से कुछ लोग जो है जो सामने आए हैं और ये बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक भारत से भी लिंकअप हो रहा है। फिर कुछ फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर जो लोग हैं इस तरह से उनका ताल्लुक है। और आप देखें कि इस तरह के वाक़यात रोज़ बरोज़ हमें देखने का और सुनने को मिल रहे होते हैं। हम किस तरह से अपनी चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं इदारों की लैकिंग और नज़र आती है सना के। जिस तरह से लोग जो है अब सामने आ रहे हैं और बआसानी चीज़ों को और चीज़ों का हदफ आसानी से। और हम ये भी देख रहे थे कि बड़े तवातुर के साथ इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं और फैसलाबाद से भी एक शख्स को पकड़ा गया है इसी तरह के केस में। लेकिन देखने वाली बात यह है और सवाल ये उठता है कि जैसा कि आपने भी कहा कि क्या इदारे उस अपना वहाँ पे कहीं लैकिंग है, क्योंकि देखिए इस तरह की जो स्मगलिंग होती है ये किसी फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, ये पूरा एक माफिया होता है, पूरा ग्रुप होता है, उसके पीछे कोई एक मास्टरमाइंड है। और जबकि अब एक भारतीय एजेंट भी इसमें मुलविस होने के इंकशाफात आए हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, वहाँ से भी उनको जो है फंडिंग हो रही है और वहाँ से भी उनको फुल सपोर्ट हो रही है, जिसकी वजह से जो है, क्योंकि ये हो सकता है कि हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, लेकिन ये तमाम तर वाक़यात को देखते हुए ये बात समझ में आती है या ये सवाल जहन में आता है कि ये जो इंटरनेशनली इस चीज़ में इन्वॉल्व हमें नज़र आ रहे हैं लोग, तो पाकिस्तान की जो साख है, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। इंसानी स्मगलिंग है ये सारी, आप देखेंगे इस तरह से प्लान की गई है। इंटरनेशनल ग्रोह इसमें शामिल होते हैं। लीबिया इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, मुख्तलिफ ममालिक की जगह हैं, दुबई आप देख लें तो ये सारे वो सेंट्रल पॉइंट्स हैं
जहाँ पर कनेक्टिविटी होती है, इंटरनेशनल सिम्स रखी जाती हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसके बाद वो विजिटर सिम्स बंद कर दी जाती हैं। तो ये इसमें कोई एक मुल्क इस तरह से ये नहीं कह सकते कि एक मुल्क में बैठ के साजिश किसी के मुल्क के खिलाफ हो रही है। देयर इज़ समथिंग जो दुनिया इसको फेस कर रही है और पाकिस्तान भी डेफिनेटली देख रहा है। लेकिन देखना ये होगा जो हमारे इंटरनल इदारे हैं, जैसे हम FIA की बात करें, ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारी है, इसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है और हमें बड़े चैलेंजेस का सामना है और किसी हद तक हमने चीज़ों को कंट्रोल किया है, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है कि आप देखें कि किस तरीके से लोग इंसान को स्मगल कर देते हैं और ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई बेजान चीज़ नहीं है, बाकायदा इसमें लोग मुलव्वस होते हैं, इसमें बच्चे भी। जी, ये भी तो देखा रोयल, सॉरी आई कट यू हियर, बट ये कि हमने ये भी देखा कि जो उम्रे के लिए जा रहे हैं लोग, वहाँ पे आप देखिए किस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो मतलब ये एक केस सामने नहीं आया, बहुत तवातुर के साथ इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। तो उससे समझ तो यही आ रहा है कि जी पाकिस्तान की जो साख है, पाकिस्तान का जो इमेज है, वो दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे जो इदारे हैं उनको चाहिए कि वो तमाम केसेस के ऊपर ऐसे तमाम लोगों की क़लक़ करने के लिए बिल्कुल स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है और बहुत ही क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है इन लोगों की, ताकि इन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जा सके। दूसरी बात ये कि जो इंसानी स्मगलिंग वाला मैटर है, तो उसमें आप ये सोचें कि फैमिलीज़ का क्या हाल होता है, किस तरीके से उनकी ज़ाहिर उनके बच्चों को या बड़ों को भी स्मगल किया जा रहा होता है, सिर्फ बच्चे स्मगल नहीं हो रहे होते, तो हर एज के लोगों को स्मगल किया जा रहा होता है, औरतों को, बच्चियों को। तो आप ये देखें कि जो वो फैमिलीज़ हैं, जब वो अचानक से उनके बच्चे या उनके घर वाले गायब हो जाते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं होता कि एक तो गायब होने का उनको दुख, सना इसमें अच्छी खासी रकम शामिल है, 30-45 लाख, और इसमें खवातीन भी मुलव्वस हैं, आपको पता है, पूरा गिरोह है। और कितने प्यारे मासूम बच्चे हमारे मुल्क से ये गायब हुए हैं। आज भी जो उनके अहले खाना है, वालिदैन हैं, वो मुंतज़िर हैं, बच्चों को ढूंढ रहे हैं और सुकून उनको मैसर नहीं हो रहा। और क्यों ना हो, क्योंकि उनकी औलाद है, उनके लगते जिगर हैं और बच्चे देखें कि इस तरह से स्मगल हो जाते हैं। इसमें बड़ा चैलेंज है कि हमें इस मामले को अब देखना होगा, संजीदगी से कंट्रोल करना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा कहाँ से ये हमारी गलती है, कोताही है, जिस तरह से ये इंसानी स्मगलिंग आसानी से हो रही है। और क्योंकि अब इतने ज़्यादा मामलात ख़राब हो चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करें, दुनिया भर में ये जो ह्यूमन रिसोर्स और ये जो मैन पावर लोगों की मुख्तलिफ स्कैम्स और फ्रॉड में मुलव्विस हैं, तो ये भी एक काम है जिससे लोग पैसे बना रहे हैं। और सबसे गलत काम, जो सारे काम ही गलत होते हैं चाहे फ्रॉड से किए जाएं, लेकिन इसमें तो देखें ना आप कि क्या गुजरती होगी उनके घर वालों पे जिनकी औलादे या घर वाले जो है वो गायब होते हैं। रोहेल, उनको ये भी नहीं पता कि उनके जो प्यारों को इस तरह से ले गए हैं वो जिंदा भी हैं यानी। और एक और बड़ा फैक्टर है कि आप देखें, क्योंकि बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है कि लोग अपने कोशिश कर रहे होते हैं कि बैरून मुल्क जाएं, वहाँ नौकरियाँ करें ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपने फैमिली की कफालत कर सकें। तो वो अपनी जमा पूंजी पूरी वो लगा कर, जो भी इस तरह की एजेंसीज होती हैं वो उनसे राब्ते में आते हैं और फिर उनको अपनी पूरी जमा पूंजी दे देते हैं। और वो जो एक माफिया होता है वो इनको सब्ज़बाग दिखाते हैं कि जी हम आपको फलां मुल्क ले जाएंगे और वहाँ पे आपको बड़ी अच्छी नौकरियां मिलेंगी और आप वहाँ पे आपको बहुत अच्छे पैसों में। इसमें मैं कहता हूँ सिस्टम की हमारी गलती है कि इस तरह के एजेंट्स दुकानें खोल के और अपने ये ऑफिसेज बनाकर बिल्डिंग्स पे, और इनको पता नहीं कौन एनओसीज जारी कर रहा है, उनको कौन इख्तियारात दे रहा है कि वो जाकर जो है एविएशन अथॉरिटी से पूछे बगैर, या जो भी रेगुलेटर्स हैं आपके मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं उनसे एनओसी लिए बगैर या किसी की इजाजतनामे के बगैर जो है वो खोल देते हैं और ऑनलाइन सर्विसेज या कंसल्टेशंस प्रोवाइड की जा रही होती है। असल में हमारे पास एक अलमिया यही है कि हमारे डिपार्टमेंट्स सो रहे होते हैं, लेकिन वो उठते उस वक्त हैं जब तक कि कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट सामने ना आ जाए, कोई ऐसा बड़ा हादसा रूनुमा ना हो जाए, तब तक हमारे इदारे सोते रहते हैं। उनको जागने की ज़रूरत है और उनको चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान के अंदर ऐसे मौक़े, रोज़गार के मौक़े जो है वो प्रोवाइड करें अपनी आवाम को, कि ताकि लोग बैरून मुल्क क्यों जा रहे हैं। एक तो हर कोई कंसल्टेंट बन गया है, हर कोई कंसल्टेंट बन गया है, वो खुद कराची में बैठा हुआ है और दुनिया में लोगों को भिजवाने की बातें कर रहा है। तो लेकिन मसला ये है रोहेल कि अवाम कहाँ जाए, आप बताइए ना। आप कोई भी अपने प्यारों को छोड़ के जाना नहीं चाहता, अपनी सरजमीन को, अपने वतन को कोई भी नहीं छोड़ के जाना चाहता। आप यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बढ़े हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे, आपके सारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं। आप मतलब आपको इस मुल्क ने बनाया तो है ना। अगर आज मैं अपनी बात करूँ, आप अपनी बात करें, तो आज जो कुछ भी हम हैं तो अल्लाह की वजह से, उसके बाद हमारे इस मुल्क ने हमें शनाख्त दी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो वो ऐसे
मौके प्रोवाइड करें लोगों के लिए कि लोग जो है मुल्क छोड़ के बाहर ना जाएं। और यहाँ पे जो है तो अच्छा लगता है, लेकिन जिसके घर में खाने को नहीं है और रोजगार नहीं है उसको तो गुजर बसर करना है ना। तो रोजगार के वही तो कह रही हूँ रोहित, के रोजगार के मौके। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी इन द पाकिस्तान। आई एम सॉरी, दिस इज रियलिटी। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, देयर इज नो जॉब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी लाइफ सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। तो एक बंदा जब अपनी पूरी ज़िंदगी उसने एक पढ़ाई पे लगाई है या उसके घर वालों ने उस पर लाखों इन्वेस्ट कर दिए, जब रिटर्न देने का टाइम आएगा तो क्या, मुझे आप बताइए कि 10 लाख 15 लाख की डिग्री करने के बाद नौजवान को अगर 50,000 की नौकरी भी इस मुल्क में नहीं मिल रही तो वो क्या करेगा। तो ये अलमिया है नाज़रीन। अब सना की बात को हम उस तरह से भी देख सकते हैं कि जो हुब्बुल वतनी वाला फैक्टर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मुल्क आपकी माँ है, ये धरती आपकी माँ है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी तो देखें कि इस वक्त लोगों के पास खाने को नहीं है और उनके जो अखराजात हैं वो कैसे अदा करें और गुजर बसर तो करना है। बिल्कुल, महंगाई, इस कदर महंगाई का तो वो जिन इतना बेकाबू हो चुका है कि वो किसी तरीके से वो बोतल के अंदर उसको बंद नहीं किया जा सका है अभी तक, क्योंकि इस महंगाई की वजह से लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उसकी वजह से आप ये देखें, अच्छी अच्छी फैमिली के जो लड़के हैं स्पेशली, वो भी ये स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हो गए हैं। आप देखें, क्योंकि मेरे साथ खुद बहुत दफ़ा स्नैचिंग हो चुकी है, तो मतलब हर किसी के साथ कराची में अगर कोई बच गया है तो वो एक समझ लें उसका तो इंटरव्यू करना पड़ेगा बुलाकर कि तो कैसे बच गया, क्या सर्कमस्टेंसेस, क्या गार्ड्स लेके चलते थे। मजे की बात ये कि मैं अपनी गाड़ी में जा रही थी तो ड्राइवर को मैंने कुछ लेने के भेजा, मैं अपने मोबाइल में वो नॉक किया, उसमें मैं समझ, अच्छा वो बड़े अच्छे सोफिस्टिकेटेड एक अच्छी सी शर्ट और जीन्स में, मतलब प्रेजेंटेबल था वो, के साथ, और वो किसी अच्छी फैमिली का लड़का लग रहा था। और उसने, मैंने कहा पता नहीं कुछ पूछ रहे, तो मैंने शीशा नीचे किया तो उसने कहा मोबाइल दे दें, और बहुत प्यार से मोबाइल दे दें। मैंने कहा आई वाज लाइक, फिर उसने कहा पर्स भी दे दें। मतलब वो बड़े प्यार से बोला, क्योंकि वो अगर आगे आर्ग्यूमेंट करो तो वो फिर वो टीटी भी दिखा दी उन्होंने मुझे। तो ये तो बहरहाल अलमिया है। टीटी क्या होती है सना, ये टीटी क्या है? समझ तो गए होंगे नाज़रीन आप। पिस्टल जो है ना, पिस्टल जिसे कहते हैं, वो असल में इतनी आदत सी हो गई है ना ये चीजें देखने की और सुनने की, तो वो बस वही जबान से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग। बट आगे बढ़ते हैं, इसी तरह की एक बात आपको बताते हैं, एक और स्टोरी पे बात करेंगे। जनाब, यूनान और लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यूनान और लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये देखें नाज़रीन कि यही वाला वाक़या, इस वाक़े के साथ हम इंगेज कर लेते हैं, क्योंकि आप देखें कि पहले भी ये सब कुछ होता रहा और कश्ती से लोग जो है ये किस तरीके से दूसरे ममालिक ट्रैवल कर रहे होते हैं। एक तो नाजायज़ तरीक़ा भी है, क्योंकि कुछ इमिग्रेशन रूल हैं उसको बाईपास करके किया जा रहा होता है। और आपने पिछली दफ़ा भी देखा होगा कि ये जो वाक़या आया, कितने लोग जो है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था उस बोट पे, उस शिप पे, कि वो कंट्रोल नहीं हो सका। फिर दीगर इशूज़ ये होते हैं कि देखें, जो सरकारी पॉलिसीज़ इमिग्रेशंस बनाते हैं ये इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि एक अच्छी कम्युनिकेशन हो सके, एक पॉलिसी मैकेनिज़्म मुरतब करके दूसरे ममालिक के जो लोग होते हैं उनसे कम्युनिकेट किया जा सके कि जी ये रिसोर्स पाकिस्तान से आपके XYZ कंट्री में आ रही है, ये इसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये पासपोर्ट नंबर है। अगर कुछ अच्छा बुरा होता है तो कम्युनिकेशन हमारे जो ऑफिस इमिग्रेशन के बने हुए हैं या एम्बेसीज जो ख़ास तौर पे ये किरदार अदा कर रही होती हैं, तो ये CGs इसको जो है कम्युनिकेशन के तौर पर एम्बेसडर का काम करते हैं। लेकिन जब आप बाईपास करेंगे, ख़ुद साख्ता पॉलिसीज़ बनाएंगे और किसी भी मुल्क की चाहे कोई भी हो, तो आपको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आप ये देख लें, ये वाक़या हुआ है और इसमें भी हम यही कहेंगे कि डेफिनेटली इंसानी जान जिस तरह से भी ज़ाया हो उसका दिली अफसोस होता है। और आप देखें कि पहले भी माजी में भी हमने ये देखा था कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन इदारे किस हद तक कंट्रोल करें, क्योंकि हम इंसान की भी जिम्मेदारी है, हम इंसानों को भी समझना चाहिए कि जो चीज़ सही है उस सिमत का तयन करें। ज़बरदस्ती, प्रेशराइज या फोर्स में आके चीज़ें नहीं कर सकते। और डेफिनेटली मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपना किरदार भी अदा कर रहे होते हैं लेकिन एंड मोमेंट पे वो भी हैंड्स अप कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा जब ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, आवाम का जमे गफ़ीर आ जाता है, वो कैसे चीज़ों को मैनेज और कंट्रोल करेंगे। बात ये भी है कि जो ट्रैफिकर्स हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स, ये इनका मफरूर होना भी ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि ये लोग जो हैं गरीब आवाम को जो है झांसा देते हैं कि आपको यूरोप में और मिडल ईस्ट के अंदर ले जाकर आपको बड़ा फ्यूचर दिखाते हैं कि आपका बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। और दूसरी जानब आप जैसे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हम दिखा भी रहे हैं आपको कि वो जो शिप है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम लोगों की जो बैठने की उसमें गुंजाइश होती है वो 40 या मैक्स 50 लोगों की होती है, लेकिन
वो 100-100 150-150 लोगों को उसमें लात लेते हैं, तो उसमें कितने लोग गिर जाते हैं, डूब के मर जाते हैं, क्योंकि हर किसी को स्विमिंग भी नहीं आती। तो ये सारे मामला देखने की ज़रूरत है। और फिर वही वाली बात है कि जो हमारी एजेंसीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनका सिस्टम किस तरह का है, वो किस हद तक ऐसे वाक़यात को रोकने में अपना काम सरअंजाम दे सकती हैं, और उनको ज़रूरत इस बात की है कि वो ऐसे लोगों की निशानदही करें। और चेक एंड बैलेंस हर जगह होना चाहिए, चाहे वो आप बाय सी जा रहे हों, आप बोट के थ्रू जा रहे हों, हर जगह चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई आए और अपना बस ठीक है जी बोट जा रही है तो उनके, जैसे अभी आपने भी कहा, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होने चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, और जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि अगर कोई इस तरह की गैर जो है सरगर्मियाँ देखने में आए तो उन्हें वापस मुल्क में डिपोर्ट करना चाहिए। मुझे और अफसोस इस चीज़ का है कि दुनिया भर में जो हमने अपने पाकिस्तान की इज्जत करवा दी है ना, अब वो उसको सही करने में हमें सालों लग जाएंगे। एक दोस्त कहीं विजिट कर रहा था, और आपने भी देखा होगा, आप भी बाहर जाती हैं, आप नाज़रीन भी हमारे ट्रैवल करते हैं, कि पहले प्राउडली बताया जाता था कि वे आर यू फ्रॉम, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो लोग बड़ा खुश होते, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये आलम हो गया है कि आप बताओ कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो आपको शक की निगाह से देखते हैं और एक अजीब सा रिएक्शन देते हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। बिकॉज हमारा जो है ग्रीन पासपोर्ट है और हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। आप जाएं तो आप फॉरेन कंट्रीज में अगर आप जाएं तो बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है कि जिस तरीके से वो हमारी चेकिंग कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा ह्यूमिलेटिंग लगता है हमें। आप सब तो छोड़ें, हम तो एक बिल्कुल आम मैंगो पीपल है ना। Exactly. आपने ये देखा होगा हमारे साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, आपको याद है वो जो यूएस ट्रैवल के हवाले से जो उनका विजिट था, किस तरह से उनकी चेकिंग की गई थी। हालांकि उनका साबिक वजीर आजम के अलावा भी एक बड़ा अच्छा प्रोफाइल है, वो एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन है, एविएशन इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, दुनिया में उनको जाना और पहचाना जाता है। तो आप ये देखें कि जब आपके साबिक वज़ीर आज़म को उन्होंने जो है इस तरह से चेक किया एयरपोर्ट पे, तो आपकी क्या इज्जत रह गई है मुल्क की, मुझे बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान का इमेज बहुत बुरी तरह शैटर्ड किया है इसी किस्म के लोगों ने और इस किस्म के हादसात की वजह से। जो है पाकिस्तान जो है अपनी बस मैं तो ये समझती हूँ कि हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। हम हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं, लेकिन कब तक और किस हद तक आप खुद को डिफेंड कर सकते हो जब पै दर पै इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। क्योंकि देखिए अब आजकल मीडिया इतना फास्ट हो गया, इंटरनेशनल मीडिया सोशल मीडिया पे हर चीज़ आ जाती है, तो इस तरह की खबरें फ़ौरन जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं, और फिर आपके पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत बुरी तरह जो है वो शैटर्ड होता है, जो कि हो गया है। जैसे कि अभी रोहिल भी आप बात कर रहे थे और हम पहले भी बात कर चुके हैं इस हवाले से कि जी पाकिस्तान के इमेज को हमने मिलकर उसको बेहतर बनाना है। क्योंकि देखिए हर चीज़ हम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। हाँ ठीक है, ऐसा कि वाक़यात की रोकथाम के लिए जो हमारी सोसाइटीज़ हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं उनका काम है कि वो इसकी रोकथाम के लिए सद्दबाब करें उसका। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, हम भी जब दूसरे शहरों में जाते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस कंट्री में भी मौजूद हैं वहाँ हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके अमल से, आपकी गुफ्तगू से, आपके हर बात से ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, ना कि आप ऐसे काम वहाँ पे सरअंजाम दें कि लोग आपको अरेस्ट करें और आपको डिपोर्ट करें और फिर पाकिस्तान का इमेज इस तरह से ख़राब हो। बिल्कुल ऐसा, ये सना दुरुस्त बातें कर रही हैं, बस यही सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, दीगर स्टोरीज पे बात करते हैं और आपको बताएं कि हम महंगाई की बात कर रहे थे, लेकिन अच्छी खुशी सना ये है कि अब जनवरी में जो अहले कराची हैं यानी कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से एक गुड न्यूज़ ये है कि कुछ पैसे बिजली कम करने का सोचा गया है। अब देखते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन कब से होता है। आपको बताएं कि कराची को बिजली की कीमत में 4 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा, समथिंग ये 5 रुपये बन जाएगा, 98 पैसा की बात हो रही है। और के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा ने 15 जनवरी को इस पर समाअत करेगा। दरख्वास्त की समाअत के मौके पर नेपरा के इलेक्ट्रिक दरख्वास्त पर इजाफी वसूली की हतमी रकम का तयन भी करेगा। तो सिचुएशन ये है कि अब आपके सामने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ रहा है। देखना ये कि आने वाले 3 महीने में ये क्या फैसला होता है। डेफिनेटली जनवरी में अगर इस पर समाअत होगी, इम्प्लीमेंटेशन फिर हम ये फेब या मार्च में होते हुए देखेंगे। फिर इनकी प्राइस एडजस्टमेंट होती है, बिल टू बिल वैरी करता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम ये गुजारिश करते हैं हमेशा
कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल कीजिए। अभी भी जो केई के जो बिल्स हैं, ओवर बिलिंग है, इतना लोग बिजली इस्तेमाल नहीं करें जितना बिजली के बिल्स को महंगा कर दिया गया है। माजी की रेगुलेशंस भी उठा लें तो हमेशा जो यूनिट बढ़ता था वो चंद पैसे से बढ़ता था। हमने माजी में ये देखा कि ये पिछले 2 या 3 सालों में महंगाई का ऐसा बॉम्ब फाड़ा गया कि 5-5, 7-7 रुपए फी यूनिट बिजली का बढ़ा दिया गया और कोई पूछने वाला नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सिवाय एक हाथ के प्रोटेस्ट नहीं किया, जिसमें जमात इस्लामी सर फहरिस्त है। 2024 के बड़े धरनों में जमात इस्लामी का नाम इसमें लाजमी आएगा, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में उन्होंने धरने दिए, प्रोटेस्ट किए। और अभी भी देखें जो बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। और ये सर्दियों की सूरत हाल है सना। अब मौसम जब तब्दील होगा, जब गर्मियां आएंगी, तो उस वक्त टैरिफ रेट क्या होगा, उस वक्त क्या मुहाइदे होंगे, वी नेवर नो। और इसमें हमें देखना ये होगा कि किस तरह से हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मज़े की बात ये है कि केएससी वो इदारा है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। केईएससी जो है, के इलेक्ट्रिक का इदारा, वो मतलब वो तो फादर बने हुए हैं ना पाकिस्तान के, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि इन्होंने बिजली के टैरिफ में क्यों इजाफा किया। कंपैरेटर नहीं है ना सामने कोई। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये है कि अभी देखना ये कि अभी तो सोचा जा रहा है इसके ऊपर कब इम्प्लीमेंट होता है और कब तक इस पे इम्प्लीमेंट रहेगा। और पीपल्स पार्टी ने बिल में कौमी असेंबली में भी बात की है, सिंध असेंबली में भी इसकी बात हुई है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी बेबस नजर आ रही है, कुछ नहीं कर पा रहे। बिकॉज इनसे एक अग्रीमेंट, नाज़रीन आपको पता होगा कि हमने साइन कर लिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगले कई सालों का। फिर एक बड़ी ज़बरदस्त मीम आई थी, वो सोशल मीडिया पे कोई एक बिजनेसमैन है जो अमेरिका में इलेक्शन भी जीते हैं कि वो के इलेक्ट्रिक ख़रीदना चाह रहे हैं और एक समाजी रहनुमा को उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ बात कीजिए, मुझे के इलेक्ट्रिक ख़रीदनी है। तो लोगों ने बड़ी इस पर हंसी और मजाक की। लेकिन नाज़रीन संजीदगी वाली बात ये कि सरकार को अब सोचना पड़ेगा, लोगों को आसानियाँ फराहम करनी पड़ेंगी। ये हमारा मुल्क है, हमारे इदारे हैं, हमारे लोग हैं। लोग डेफिनेटली जो कमाएंगे वही टैक्स दे सकेंगे। जब कमाई नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, कैसे बिल की अदायगियाँ होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कराची शहर की स्पेशली बात की जाए तो कराची वालों के लिए तो बड़ा हॉट टॉपिक रहा है हमेशा से बिजली के बिल, ठीक है। और ये जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो उन्होंने ट्रक के ऊपर, कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि जी बिजली के बिल आप लोग फाड़ दें। वो तो एक गलत डिबेट है, वो तो एक गलत बात थी। लेकिन मैं वहाँ सिविल ना फरमानी, वही मैं कह रही हूँ कि वो उन्होंने अपने दौर में ये बात कही थी, ठीक है। उसके बाद भी फिर ये हुआ कि जी उनके वक्त में भी हमने देखा कि लोग बिल बिलाते रहे, महंगाई में कोई कमी नहीं आई, बिजली के बिलों में कोई कमी नहीं आई। लेकिन अभी देखना ये कि ये जो कमी की बात की जा रही है और अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो एक आम आदमी की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मरतब होंगे, कितना उनको रिलीफ मिलेगा। प्लस जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो ताजर बरादरी है, जाहिर सी बात है उनकी मार्केट्स हैं, तो उनको इस कमी से कितना रिलीफ मिलता है। क्योंकि अगर ये इक़दाम उठाया जाता है तो ऑब्वियसली बड़ा खुशाइंद होगा। अरबों रुपए के बिल वसूल किए गए और गैर मतलब ओवर बिलिंग की मद में जस्टिफाई नहीं है। और इसका एतराफ़ भी किया है कि इलेक्ट्रिक के कुछ लोगों ने, और कहा जा रहा है कि अब उसको हम रिलीफ देंगे कुछ यूनिट पैसे कम करके। तो लेट्स सी उन्होंने क्या प्लान किया है। हाँ बिल्कुल। और आपने ये भी देखा होगा कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो तो पता नहीं कब से हम दिए चले जा रहे हैं और उसका कोई मतलब कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया ये कब तक हम देते रहेंगे। अच्छा, दूसरी मज़े की बात ये है कि जी आप बिजली की आपकी जो लोड शेडिंग हो रही है वो तो अपनी जगह कायम दायम है, लेकिन बिजली का बिल आप अगर एक महीना आपके, क्योंकि ड्यू डेट किस लिए होती है, इसलिए होती है ना कि अगर आपकी डेट निकल गई है तो आप उसके फाइन पे करके आप अपने जो है उसमें भी बिल पे करेंगे। लगा दिया है, नहीं स्लैब्स लगा दिए। प्लस ये भी हुआ है, ये मैं एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ कि जी वो आगे बिजली काट के चले गए। मतलब यार मतलब एक महीना सिर्फ, ये किस किस्म की बात है आप बताएं। ये प्योर हुंडागर्दी है, मैं समझता हूं, क्योंकि मैं इनको भी माफिया ही कहूंगी, आई एम सॉरी टू से, बट ये के इलेक्ट्रिक वाले भी एक माफिया है और ये दंदनाते फिरते हैं, अपनी मर्जी अपनी मनमानी करते हैं। और जितना रिलीफ इन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सारी आज़ादी है, उनके बिल्स में भी आपने देखा इसके ऊपर लोगों ने शोर भी किया, इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हुआ। लेकिन वही वाली बात है कि कोई पूछने वाला नहीं है तो इसके ऊपर कोई उनका क्रैकडाउन नहीं होता, कोई उनसे पूछता नहीं है। लेकिन बहरहाल कंक्लूड इस तरह से करेंगे कि अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात में बेहतरी लाए और लोग सोलर पे तो आ चुके हैं, ऐसी और अल्टरनेटिव एनर्जीज हमारे पास आ जाएंगी। जो इस तरह के रेगुलेटर्स हैं ना, इनका फिर हाल आप देखिएगा कि इनके पास कोई बिजली खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। और ये इंशाल्लाह ज़्यादा दूर बात नहीं है, ये 4-5 सालों में मुझे ऐसा लगता है, जो मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी और पाकिस्तान के जो एनर्जी के क्राइसिस हैं, अल्लाह ने चाहा, रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो ये इस मसले से भी हम निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या स्टोरीज हैं आप? गोल्ड पे बात कर लेते हैं।
ख़वातीन को तो वैसे ही भी बहुत शौक़ होता है, लेकिन आपको बताएंगे नाज़रीन कि मुल्क में सोने की कीमत में कमी, फ़ी तोला सोना कितने का हो गया। ये आपको बताते हैं। 10 ग्राम सोने का भाव 686 रुपये कम होकर 2,74,255 रुपये है और मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 800 रुपये की कमी वाक़ हुई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 800 रुपये कम होकर 2,73,002 रुपये कर दी गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 686 रुपये कम होकर 2,34,225 रुपये है और आलमी बाज़ार में सोने का भाव $8 कम होकर $2,620 फ़ी औंस हो गया है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि मार्केट में ये जो सोने की कीमत में कमी वाक़ हुई है, तो इससे क्या बायर्स जो हैं वो उनका रश बढ़ा है, क्योंकि वेडिंग सीज़न है, हालांकि इस वक्त डिमांड ज़्यादा है। जी वही कह रही हूँ, क्योंकि शादियों का सीज़न है और दिसंबर में और जनवरी में बहुत शादियाँ होती हैं, तो क्या लोगों ने रुख किया है ज्वेलर्स शॉप का कि वो गोल्ड खरीदें। और इसके अलावा क्योंकि जब सोना सस्ता होता है तो लोग सिर्फ शादी के लिए नहीं, सेविंग पर्पस के लिए भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी बिस्किट्स ले लेते हैं, गोल्ड कॉइन्स ले लेते हैं और मर्द हजरा जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए, बेगमात को खुश करने के लिए गोल्ड के सेट्स भी ला के दे देते हैं, रिंग्स भी ला के दे देते हैं, ब्रेसलेट, बैंगल्स सब कुछ ला के दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है वो उनके इरादे कुछ और होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो आप ऐसा करते हैं? नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ क्या मतलब मकासद होंगे ऐसा करने के लिए। अगर एक बेचारा मजलूम मर्द शौहर के नाम उसको, वो बीवी को अगर अपनी ज़ौजा को लाकर कुछ दे रहा है, अब ना करिए मकासद भी कुछ और है भाई। तोहफा लाया है बंदा, इज्जत से थैंक यू के साथ एक्सेप्ट कीजिए, अच्छे माहौल के साथ। उस पर भी आप ये देखें सवाल हो रहा है मकासद क्या है, मतलब पीछे क्या ऐसा चल रहा है दिमाग में कि आपने गोल्ड का सेट लाकर दे दिया। सना इंटरेस्टिंग बात, डोंट टेक इट सो हार्ड एंड डोंट फील सो बैड, लाइटर नोट सुबह सवेरे। बट ये कि ऐसा होता भी है, लेकिन ये कि हाँ बिल्कुल बीवियां बड़ी खुश हो जाती हैं और स्पेशली ख़वातीन को ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और फिर अगर वो गोल्ड की हो तो क्या ही बात है। और ऐसे मौक़े आते हैं, बर्थडेज आती हैं, एनिवर्सरीज आती हैं, तो उस पर ये जेस्चर दिखाते हैं हस्बैंड अक्सर और वो जो बीवियां होती हैं वो उस पर खुश भी हो जाती हैं और सराहती हैं उनके इस इक़दाम को। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो अभी सना ये कह रही है कि सोना सस्ता हुआ है, आप लोग लेके खरीद लें, जब आपकी एनिवर्सरी आए या कोई भी ऐसा मौका है तो आप उसमें आपको फिर उसका परेशान, क्योंकि 2024 अगस्त में आपको नाज़रीन सोने के प्राइसेस हमने आपको ब्रेक किए थे कि उस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थे। आपको बताएं कि 2,74,75,000 पर भी ये सोना गया था और आज आप इसके रेट देख लें। जिस तरह से सना ने अनाउंस किया कि 2,34,225 रुपये पर आ गया है आपका सोना, तो अब आप बेहतर आपके लिए मौक़े है कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे इस वक्त हमारे मुल्क में, दुनिया भर में, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, जो एशिया स्पेसिफिक जगह हैं, वहाँ पर शादियों का बड़ा रुझान है और हमारे जैसे ममालिक में जो सब कॉन्टिनेंटल में आते हैं वहाँ पर गोल्ड को बड़ा और परचेज किया जाता है, वेडिंग्स में दिया जाता है। अच्छा, एक और बात आपने भी सुना होगा या हो सकता है आपने भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया हो कि लोग जब सोने की कीमत में कमी वाक़ होती है तो पाकिस्तान में तो जो लोग परचेजिंग करते हैं, लेकिन लोग दुबई, क्योंकि दुबई का गोल्ड बड़ा मशहूर है, तो लोग वहाँ से भी परचेजिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो है अगर देखा जाए। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है, ठीक है ये तो हमने एक अज़ाय मज़ाक भी बात कर ली कि आप गिफ्ट दें, सारा कुछ करें, लेकिन जो सोने की कीमतों का जो तयन है वो ये लोग किस तरह से करते हैं? क्या इसकी जो कीमतें जो ये लोग रेट डिसाइड करते हैं तो वो बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है या इसमें भी कोई घपला है? क्या ये कमोडिटी है सना इंटरनेशनली और वहाँ से ट्रेडिंग हो रही होती है। कुछ दुबई की मार्केट है, कुछ यूके की मार्केट है, कुछ यूएस मार्केट है, उसके अकॉर्डिंगली हम तमाम तो चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर इंटरनेशनल ट्रेडिंग के बाद जो है बड़े पैमाने पे जो B2B की मार्केट होती है वो गोल्ड्स के रेट्स का तयन करती है। फिर उसके बाद जो B2C की मार्केट होती है यानी कि बिज़नेस टू कंज्यूमर, उसके लिए फिर मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग हैं वो अपनी करेंसी के अकॉर्डिंगली एक रेट सेट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो करेंसी का रेट है तो फिर डॉलर के रेट को भी डेफिनेटली देखा जाता है। तो कमोडिटी मार्केट में आपका गोल्ड भी आ जाता है, आपका ऑयल भी आ जाता है, दीगर फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज से आवाम को बड़ा सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है रोहेल के, ठीक है सोने की कीमत में कमी वाक़ हो रही है, अभी हमने देखा पिछले दिनों डॉलर के रेट भी थोड़ा सा शफल हुए हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन हुए हैं, उतार चढ़ाव देखा गया है, लेकिन फिर सवाल वहीं का वहीं आ जाता है कि जी आप जब परचेजिंग करने जाते हैं ना सोने की, आप उनसे बार्गेनिंग करते हैं तो वो हमें यही देते हैं कि जी डॉलर इतने बढ़ गया है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि जब डॉलर की कीमतें नीचे आती हैं, जैसे अब सोने की भी कीमत नीचे आई है, तो आम जो चीज़ें हैं वो जो कहते हैं वो तो महंगाई उनकी उसी हिसाब से चल रही है।
तो उन अशिया खुर्दनोश में या आम इस्तेमाल की चीज़ों में उसमें कमी वाकई क्यों नहीं आ जाती है? क्योंकि आप देखें ना, अब हम गोल्ड की बात करें तो डॉलर की भी बात कर ही लेते हैं इसके साथ साथ कि डॉलर की कीमतों में भी जो उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। डिस्कस कर रही थी ना अभी कि अब डॉलर के आप देख लें कि इस वक्त डॉलर की जो कदर है वो यूएस अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीस 278 पर ट्रेड हो रहा है, 278.47 पैसा। ये पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, इसी में फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन जो 3 हमारे डिजिट्स हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ है। मेरा हमेशा से एक सवाल है, मैं ये चीज़ कहता हूँ कि डॉलर कंट्रोल हुआ है और जिस तरह से भी किया है ये, इसमें हमारे डेफिनेटली इंस्टीट्यूशंस का बड़ा कमाल है। अगर डॉलर सिरकता है और वो ऊपर जाता है तो महंगाई में हम इजाफा देखते हैं। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर इश्यूज पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक मार्केट के हवाले से और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मज़बूत दिन रहा। 100 इंडेक्स में इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मज़बूत दिन रहा, जहां 100 इंडेक्स में भी इजाफा देखा गया। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर जबरान सरफराज, जो कि इक्विटी डीलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जबरान, कैसे हैं आप? खैरियत से? एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बताइएगा कि आज जो है वो इकोनॉमी स्टेबिलिटी के हवाले से आप कैसी मार्केट देख रहे हैं? जो बुलिश और बेरिश ट्रेंड है वो इस वक्त कैसा है? देखिए, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग आपको भी। जैसे कि देखिए कि आज भी जो मार्केट जो है वो पहला दिन है हफ्ते का और तकरीबन 2000 पॉइंट के पास जो है मार्केट अभी पॉजिटिव है। और जिस तरह आपने देखा कि अब नया साल भी है, करीब है, मतलब ईयर एंड भी, क्लोजिंग भी है, तो इंस्टीट्यूशन और जो इंडिविजुअल्स जो है अपने प्रॉफिट भी बुक करेंगे, फिर वो अगले साल का जो है नया हिसाब किताब होगा। तो इसकी वजह से भी लास्ट डे है, फाउंडर्स भी एक्टिव नहीं है क्योंकि वो क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर की जो छुट्टियां हैं उसमें बिजी होते हैं। तो कोई खास अब इतना 1-2 दिन बाजार जो है वो यहीं पे रहेगी। अभी बाजार की सूरत हाल क्या है? इंडेक्स कितने पे ट्रेड कर रहा है? और ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद अगला साल इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज का जो KSE 100 इंडेक्स है वो कितने पॉइंट्स पे अपने आप को रिकॉर्ड करके एक नई तारीख बनाएगा? वो तो बना चुका है माशाल्लाह, मजीद क्या लग रहा है आपको? और अभी सिचुएशन बताइएगा, करंट सिचुएशन क्या है मार्केट की? देखिए, इस साल की हम बात करें 2024 में जो इंडेक्स है वो तकरीबन अपना जो नया हाई ब्रेक किया था 1,17,000 का। तो ये पहले हम सोचते थे, ख्वाबों में था, और लेकिन इसको जो है अच्छा बनाया गया, बेहतर बनाया गया, ये अनएक्सपेक्टेड था। अब ये कि 2025 हम आई विश के मतलब ये नए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने। जिस तरह अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं और जिस तरह भी इलेक्ट्रिक के प्राइसेस अभी नीचे आने की बात की जा रही है, तो ये मेन फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जो है वो मिनिमाइज होगी। और जो आपका जो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से जो एक काफ़ी बिजली का मसला था, इलेक्ट्रिक, और इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट रेट का मसला था, तो इनकी वजह से इंडस्ट्री नहीं चल रही थी। तो अब लगता है कि 2025 में चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। और जो इंटरेस्ट रेट अगर सिंगल डिजिट में आ जाता है और इलेक्ट्रिक के प्राइसेस और पेट्रोल के प्राइसेस और स्पेशली डॉलर के प्राइसेस अगर नीचे आते हैं तो आप जो तेज़ी के नए लेवल भी देख सकते हैं। ठीक है जबरान, ये बताइएगा कि इस वक्त कौन से सेक्टर्स हैं जो बड़े प्रॉमिसिंग लग रहे हैं आपको? देखिए, तकरीबन हर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। आप देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस ने अच्छा परफॉर्म किया, बैंक सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, और इसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप जो है स्विच हो रहे हैं सेक्टर। तो हर सेक्टर अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर जो है वो थोड़ा सा भी बुलिश है क्योंकि काफी टाइम से चला नहीं था, तो उसमें भी थोड़ी सी आई है। और टेक्सटाइल में थोड़ी सी अभी है पोटेंशियल क्योंकि वो भी इतना नहीं चला जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। अच्छा जबरान, ये बताइएगा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इस वक्त आप उनकी दिलचस्पी देख रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें अभी भी पोटेंशियल है। अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे आइटम से तो उसमें अभी वो इतनी तेजी नहीं आई, तो उसमें जो है कि फॉरेनर्स के लिए भी अच्छा चांस है। जिस तरह अभी करेक्शन भी आती है और इसके साथ साथ जो एक मंदी आती है, तो एक अच्छा है वेट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है नए इन्वेस्टर के लिए, इसमें लोकल हो या इन्वेस्टर दोनों के लिए है। अच्छा, हम इस साल की बात करें, अभी तमाम तर जो हमारे सेक्टर्स हैं या कारकर्दगी है, अब डेफिनेटली अपने जो ईयरली सर्वे है उसको डिस्कस करें कि उन्होंने क्या कुछ अचीव किया है। अभी आपसे कुछ देर पहले जो CM पंजाब की मिनिस्टर थी वो भी इंफॉर्मेशन दे रही थी रिगार्डिंग द पंजाब डेवलपमेंट
वहाँ पर जो काम हुआ, आपने भी स्टॉक एक्सचेंज का बताया कि स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा कि एक बेहतर कामयाबी के साथ मार्केट ने इतने चैलेंजेस और क्राइसिस के साथ जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज ने खुद को मनवाया, दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया और तमाम तर ट्रेडर्स और तमाम तर लोगों की इसमें एफर्ट्स थी। मेरा सवाल आपसे अब ये है कि अभी जो वज़ीर तवानाई है, उन्होंने सरदार उवैस लगारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मंथ्स की जो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी है उस हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन की बात करके कहा कि काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट इसका हमारे इकोनॉमी पे आया। आपको लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज या अगर मैं जनरली आपसे पूछूं इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन में एनर्जी जो हमारे सेक्टर है उसका क्या रोल रहा पिछले 9 मंथ में, और आने वाले साल में ये कितना चैलेंजिंग हो जाएगा हमारे लिए? जिस तरह आप देखा कि एनर्जी सेक्टर तो एक समझ जान है। जितनी एनर्जी प्राइसेस जो है आपकी लो होगी, जितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम होगी। जिस तरह अगर हम 9 मंथ का रिकॉर्ड देखें तो उसमें जो है आपका जो 48 रुपये तकरीबन एवरेज कॉस्ट है वो तकरीबन 44 रुपये हो गई। और देखा जो इंडस्ट्रियल कॉस्ट है, जो सनती बिजली है, वो तकरीबन 11 रुपये की इसमें कमी हुई। तो ये अभी कमी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो है आहिस्ता आहिस्ता अगले साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजीद जो है इसमें अच्छी खासी कमी हो जाएगी और गैस के प्राइसेस भी कम होंगे, तो फिर जो है ऑपरेशन करने में आसानी होगी और कॉस्ट भी हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। अच्छा, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि हम स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं कि वो बड़ा मजबूत जा रहा है, लेकिन अगर हम बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से बात करें या बिजनेसमैन से बात करें या एंटरप्रेन्योर लोगों से बात करें, उस हल्के में जाएं, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। कह रहे हैं कि कुछ बेहतरी नहीं है, उनके वही जो फ्यूल प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस हैं, वो बेहतर नहीं हैं, कॉस्ट नहीं हो पा रही, चीज़ जो है उसके अकॉर्डिंगली चल नहीं रही है। एक्सपोर्ट्स के भी हाल आप देख लें किस तरह से हम श्रिंक होकर रह चुके हैं। ऐसे में आपको लगता है कि आने वाला साल और उसके बाद फ़ौरन ही क्योंकि ईयर क्लोज होगा तो IMF का बजट, अब हम एनुअल बजट तो पाकिस्तान का कहते ही नहीं है, अब सब ये चीज़ बड़ा कॉन्फिडेंटली कहते हैं IMF बजट। तो डू यू थिंक कि उसके बाद बजट की कुछ तजावीज़ भी आएंगी? देयर इज़ समथिंग जो पॉलिटिकल चीज़ें पक रही हैं, कुक हो रही हैं, वो भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि अगला जो बजट होगा, क्योंकि US इलेक्शंस हुए, ट्रम्प भी आए, तो बड़ा आसान नहीं लग रहा पाकिस्तान के लिए अगले हालात और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी सिचुएशन है। देखिए, लास्ट ईयर हम कंपेयर करें तो हमारी इकोनॉमी वेंटिलेटर पे थी, डिफॉल्ट की बातें चल रही थी और IMF से मुज़ाकरात भी तय नहीं आ पा रहे थे। तो उससे तो बहुत बेहतर है कि इकोनॉमी जो है, जो आप देख रहे हैं कि बेहतर हुई है, कि वो सिचुएशन नहीं है, वर्स्ट सिचुएशन नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो लेकिन इसमें जो स्टॉक एक्सचेंज में जो है सबसे पहले रिफ्लेक्ट करता है, जो भी इकोनॉमी का इंडिकेटर होते हैं वो सबसे पहले एब्जॉर्ब करती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में आप देखें चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रिक के प्राइसेस अब दिखा के 48 रुपये से 44 रुपये में। इसके साथ साथ पेट्रोल प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट और आपके जो एक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी कम हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में लगता है ये है कि पॉलिटिकल सिचुएशन अगर बेहतर रही और इकोनॉमिकल बेहतर रही तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइसेस बढ़े थे इतनी स्पीड से, वो भी ग्रेजुअली स्लो डाउन होना, नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जिब्रान, उम्मीद यही की जा रही है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो जैसा आप फरमा रहे हैं, क्योंकि अगर एक आम आदमी की बात की जाए, एक आम इन्वेस्टर की बात की जाए, जिससे जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से वो भी घबरा रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरी बात है कि माजी में भी देखा गया कि फ्यूल प्राइसेस जो है बढ़ रहे होते हैं, कमी बढ़ते तो बहुत तेज़ी से हैं, कमी बेशी जब होती है तो वो पैसों में हो रही होती है, तो उसकी वजह से एक आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिल पा रहा होता। लेकिन ज़ाहिर है स्टॉक बहुत अच्छा काम किया उसने और एक रिकॉर्ड कायम किया। फिर अभी एनर्जी की क्राइसिस की भी बात की जाए, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक आम आदमी तो वहीं खड़ा हुआ है। देखिए, इसमें जो पेट्रोल प्राइसेस, आप क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनली डॉलर में काउंट होते हैं। अगर पेट्रोल इंटरनेशनली कम होता है तो हमारा डॉलर बढ़ जाता था, तो उससे हमें बेनिफिट नहीं मिला। अब ये कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइस नीचे जाते हैं और हमारे डॉलर के रेट नीचे जाते हैं, तो फ्यूल प्राइसेस भी आप देखेंगे स्पीड अप जो है वो कम होना भी शुरू हो जाएंगे और इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट वेरी सून आप जो है फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर में आप। सरफराज भाई, हमने बेनिफिट तो नहीं उठाया। अभी 2 माह पहले हमने देखा कि जो क्रूड ऑयल है इंटरनेशनल प्राइसेस में बहुत नीचे आया। हमने 60 का फिगर भी देखा, 65 का भी देखा, लेकिन एज फार एज कंसर्न आर इकोनॉमी एंड द प्राइस ऑफ US डॉलर अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीस, वो तो हमने स्टेबल देखा पिछले 1.5-2 सालों में। तो ये वाली सिचुएशन थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही है। जिस तरह अगर इनफ्लो आता है पाकिस्तान में US डॉलर का, तो ये आप देखते हैं एक्सपोर्ट से आ सकता है, फॉरेन रेमिटेंस अगर हमारी बढ़ सकती है, तो जिस तरह इनफ्लो बढ़ेगा और स्मगलिंग और दूसरी चीज़ों पर रोकथाम करेंगे, तो ये डॉलर के रेट भी जो आप देखेंगे कि वो भी जो है स्पीड अप तो नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली
जो स्लो डाउन जो है 5%, 10%, 5%, 10% के हिसाब से ये भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कि अब जो बजट होगा या अब जो चीज़ें होंगी उसमें जो स्टॉक मार्केट है उसको कितना पोटेंशियल मिलने जा रहा है? कयास ये भी लगाया जा रहा है, लिखने वाले ये भी लिख रहे हैं मुख्तलिफ व्लॉग्स में कि मार्केट ने 1.5 लाख KSE 100 इंडेक्स टच करना है। देयर इज सम चांसेस। देखिए तेजी में तेजी की बात होती है, अभी पहले लाख के लिए तरस रहे थे, अब 1,17,000 हो गई। फिर अभी हम एक्सपेक्टेशन तो है कि मतलब इंडेक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी इंडेक्स में काफी स्क्रिप्ट में गुंजाइश है, तो वो बेहतर और अच्छी बात है, जिससे इसमें इन्वेस्टर्स को भी फायदा है और जो मार्केट में नए इन्वेस्टर भी आएंगे और नया इनफ्लो भी आएगा। तो ये अगर इंडेक्स बढ़ता है तो अच्छा है। और 1.5 लाख और 2 लाख एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, लेकिन 1 लाख को हमने ब्रेक किया, अब स्लोली जो है 1,17,000 भी टच किया। अब लगता है ये कि अब नया लेवल भी इंशाल्लाह बनेंगे। ठीक है, नया लेवल भी बनेगा। ठीक है जबरान, ये बताइएगा कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट रेगुलेशन के हवाले से आप क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि जो लोग मार्केट में नए हैं उन्हें किस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए कि उनको, जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें फ़ायदा हो, मतलब इन लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो? देखिए वो वेट करें करेक्शन का, और जो मंदी आती है तो उसमें जो है इंटर हो जाए, और उस स्किप में जो इंटर हो जहां इसमें पोटेंशियल हो, जो कंपनी डिविडेंड देती है, पे आउट अच्छा देती हो, और जो है रिस्क फ्री हो, मतलब जिसमें रिटर्न का आप रेट ऑफ रिटर्न देख के काम करें, कोई भी आइटम दें और उसको जो है इसकी रिसर्च करके काम करें प्रॉपर, अपनी जो है एक साथ पूरा कैपिटल ना लगाएं, 10%, 20% करके जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इन्फ्लो करें। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एकदम से हम लगाते हैं फिर एक मार्केट क्रैश कर जाती है, फिर सब जो है आउट हो जाती पोजीशन। तो बिल्कुल अपना समझदारी से और जो है रिसर्च करके काम करें। ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स और अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा? म्यूचुअल फंड का एक स्पेसिफिक जो होता है मार्जिन होता है, वो रेट ऑफ रिटर्न, और स्टॉक एक्सचेंज में हम काम करते हैं तो इसमें रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हाई होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना म्यूचुअल फंड अपना भी शेयर रखता है, फिर इन्वेस्टर का भी शेयर होता है। तो अगर हम डायरेक्टली करें तो इसमें म्यूचुअल फंड का जो शेयर है वो खत्म हो जाता है, तो वो डायरेक्टली इसमें है कि, लेकिन म्यूचुअल फंड सेफ भी होता है जिनको नहीं आता काम और जो रिस्क लेना नहीं चाहते, जो बिगनर्स हैं उनके लिए रिटर्न अच्छा होता है, उनके लिए आसानी है, उसमें रिस्क कम है। थैंक यू सो मच जबरान साहब आपके वक्त का। और स्टॉक मार्केट के हवाले से हमने दीगर इश्यूज़ पर भी बात की कि लग ये रहा है कि इस वक्त इकॉनमी जो है बहुत चैलेंजेस के साथ पाकिस्तान की स्टेबल है, जो दिख भी रही है, नज़र भी आ रहा है। और जो मॉनेटरी रेट है हमारा, पॉलिसी रेट बना, वो पिछले 3 जो रेट्स हमने स्टेट बैंक के देखे वो हमें कम होते हुए नज़र आए। अब देखना ये होगा जो आने वाले आपके मॉनेटरी रेट्स होंगे, ये भी कहा जा रहा है कि सिंगल डिजिट पर आ जाएगा। अगर 10 से नीचे आता है तो नाज़रीन थोड़ा बहुत या काफ़ी हद तक हम चीज़ों को इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं। लेकिन फिर एक यही सवाल है कि जो रियलिटी है ग्राउंड वो उसके बरक्स है, चीज़ें उस हिसाब से अगर अब सस्ती नहीं भी हो रही, स्टेबिलिटी की तरफ है, लेकिन होनी चाहिए। जो एक्चुअल रेट आपका 12-13 पे था, अगर 9 पे आता है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। फिर सरकार के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो आपका गर्दिशी कर्जा है उसमें कितनी कमी वाक़ई हुई, जो आपके रिजर्व्स हैं वो कितने बेहतर हुए, और आप उसके बाद जो IMF का प्रोग्राम होगा उसमें आप जब इनरोल्ड होंगे तो उसके क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगे, और जो पिछले साल हमने टर्म्स और कंडीशंस अप्लाइड किए थे उस पर कितना टैक्स जमा किया और कितना पैसा उनको रिटर्न किया, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो क्या क्रिएट होता है। फिर सेकंड चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इन योर कंट्री, वो बड़ा फैक्टर है। और देखें ये जल्द से जुलूस जो है ये किसी ना किसी हद तक तमाम चीज़ों को डैमेज कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे सना आप? बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल सही करें, डैमेज भी करती हैं और मुश्किलात का सामना अलग करना पड़ रहा होता है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि तमाम तर जो है सूरत हाल पाकिस्तान बिल्कुल आप थोड़ा सा सांस लें, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है, हर कोई बीमार है, सना भी अफेक्टेड हो गई, आप भी अफेक्टेड हैं, तो एक ठंड है, क्या करें। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मौसम बड़ा अच्छा है। और सर्द मौसम की अगर बात करें तो स्कर्दू का रुख करें, बिल्कुल स्कर्दू का रुख करें। बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है वहाँ पे, हालांकि तबीयत खराब है लेकिन फिर भी दिल चाह रहा है कि स्कर्दू का रुख करें। आपको नज़ारे दिखाते हैं, खूबसूरत सी वीडियो दिखाते हैं, फिर मजीद बात करते हैं कि आप और हम कब जा सकते हैं और क्या प्लान कर सकते हैं। स्कर्दू देखिए, इतना खूबसूरत मनाजिर स्कर्दू के, और लग ही रहा था कि हम खुद वहाँ चले जाएं। और हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। आपको बताएं कि
मौसम में सरमा की दूसरी बर्फबारी स्कर्दू और दीगर शहर और गिरदनवा में हो चुकी है और ठंड पड़ रही है। मनाजिर भी आप देखें। ये भी बताएं नाज़रीन कि बर्फबारी की वजह से कौमी एयरलाइन की परवाजें भी मुअत्तल हो गई हैं। बल्तिस्तान रीजन के चारों अजला में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बिल्कुल, ये खूबसूरत मनाज़र आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और बड़ा खूबसूरत जगह है स्कर्दू। इसी वजह से इस मौसम सरमा में लोग वहाँ का रुख बड़ी तादाद में करते हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपको रोहिल ने बताया कि जी वहाँ की जो फ़्लाइट्स हैं वो भी मनसूख कर दी गई हैं ड्यू टू वेदर, बिकॉज ऐसे मौसम में ट्रैवल ताज़ा तरीन सूरत हाल पूछ लेते हैं। रिपोर्टर हमारे याया वहाँ पर मौजूद हैं। याया बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसा मौसम है, कैसे मनाजिर हैं? आपको तो बड़े मज़े आ रहे होंगे। हमें बताइए कि क्या कुछ देख रहे हैं आप, कितनी ठंड है और बर्फबारी अभी भी हो रही है? जी वालेकुम सलाम। बल्तिस्तान रीजन चारों अजला में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। स्कर्दू और मुज़ाफ़ात में मौसम सरमा की दूसरे बर्फबारी का सिलसिला रात गए वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू के मैदानी इलाकों में 4 इंच और बालाई इलाकों में 1 फीट बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी के बाईस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत -18, बाले इलाकों में -20 तक गिर गया है। अच्छा याया, ये बताइएगा कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो इस मौसम में किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, और जो टूरिस्ट वहाँ आते हैं तो वो उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि इस तरह के मौसम से निमटने के लिए कौन से तदाबीर इख्तियार करने चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर रास्ते भी वहाँ ब्लॉक हो जाते हैं और फिर लोगों को वहाँ से गुजर जाने के लिए भी रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से मैनेज की जाती हैं चीज़ें? नहीं, यहाँ पे बस साथ लेते हैं और घरों में जो है लकड़ जमा करते हैं और जो है ना इससे जो है देसी अंगीठी से जो है ना लोग अपने आप को गर्म रखते हैं। और पिछले साल की निस्बत जो है ना इस साल जो है ना गैर मुल्की सियाह जो है ना स्कर्दू में कम है। ओके, तो क्या वजह बताई जा रही है कि क्यों गैर मुल्की सयाह क्यों कम आए? कोई ऐसी कोई ख़ास वजह है? नहीं, असल में इस साल बर्फबारी नहीं हुआ है और जो है ना ये जो रोड जो है ना गिलगित स्कर्दू रोड जो है ना बार बार बरसने की वजह से जो है ना यहाँ पे सियाह नहीं आ रहे इस साल। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इस वक्त वहाँ पे बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और ये इस साल की दूसरी बर्फ़बारी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या स्कर्दू की इकॉनमी पे कोई इसका असर पड़ता है? जी याया मौजूद हैं आप हमारे साथ? मेरे ख्याल से उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। जाहिर सी बात है, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी है और डेफिनेटली और ऐसे वेदर में तो जाहिर सी बात हो जाता है। अच्छा, वो ये बता रहे हैं कि जी बर्फबारी जो है बड़ी ज़्यादा हुई है और उसकी वजह से इस साल अगर पिछले सालों से मुकाबला किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो इस साल सयाह की तादाद कम बता रहे हैं। उसका रीजन यही है गैर मुल्की सयाह, गैर मुल्की सयाह जी, इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान से तो लोग जा रहे हैं और पाकिस्तान के दीगर शहरों से लोग जा रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट हमारे कैसे हम उनको रिटेन कर सकते हैं। और हमारे पास इतना बड़ा चंक है टूरिज्म का लेके, और पहले भी काफ़ी लोग आए, लेकिन हमारे लिए बड़ा सोचने वाली बात है कि क्या बात है कि जो गैर मुल्की सयाह है वो पाकिस्तान का रुख अब क्यों नहीं कर रहे। उसका आई गेस रीज़न ये है क्योंकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा ये कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा शायद एडवांस नहीं है कि इस किस्म के मौसम में जो है उसको निमटने के लिए लोग किस तरीके से उसको सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ 5 न्यूज़ याया जी। याया, आपसे मैं ये पूछ रही थी कि इस वक्त क्योंकि ये बर्फ़बारी हो रही है शदीद और स्कर्दू की जो इकॉनमी है उस पर क्या असर पड़ता है? क्या उसकी इकॉनमी भी इफेक्ट होती है इस तरह के वेदर की वजह से? नहीं, इस पे जो है ना स्कर्दू में इस वक्त जो है ना मौसम जो है ना मौसम पिछले साल की निस्बत जो है ना इस साल इतना ठंड नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना मेन इशू है कि यहाँ पे बिजली का बड़ा इशू है और बिजली के साथ सिग्नल का जो है ना सिग्नल भी यहाँ पे नहीं चल रहा है। स्कर्दू बिजली के साथ जो है ना सिग्नल भी बंद हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है ना मौसमी बीमारियां तो शुरू हो गई, लेकिन जो है ना हॉस्पिटलों में जो है ना यहाँ पे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे बेहतरीन सिस्टम किया हुआ गवर्नमेंट ने। जी, हम आपको सुन सकते हैं, आया आप बात कीजिए।
ठीक है नाज़रीन, अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि मैदानी इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो -18 और बालाई इलाकों में -20 तक गिर किया है। अब आप सोचें कि हम कनाडा, विनीपेग और इस तरह की स्टेट्स और रियासतों को डिस्कस करते थे कि -18 और -20 की बात हो रही है। आज पाकिस्तान में देखें, स्कर्दू की बात करें, मैदानी इलाकों और बालाई इलाकों में भी 18-20 माइनस में टेम्परेचर है। उसके अकॉर्डिंगली देखें कि हमारे मुल्क में उस तरह से खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए जाते, तो इस वक्त चैलेंज ये हो गया है कि जो लोकल सतह पर एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उसको देखना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जो हमारे अवाम वहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, जो रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, उनकी सेहत के हवाले से और उनकी रिहाइश के हवाले से गवर्नमेंट जो स्कर्दू की वहाँ पर उसको मैनेज कर रही है उसको देखना पड़ेगा बहुत सीरियस तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक चीज़ आपने देखी कि कितने खूबसूरत मनाजिर हैं एक तरफ, और फिर हमने कुछ मुकामी जो मामलात थे, चैलेंजेस, उसको भी रखा। अब दूसरी स्टोरी नाज़रीन ये रखते हैं कि आपको बताएं कि फ़र्स्ट टाइम तारीख़ में खैबर पख्तूनख्वा की बात करें कि आई स्पोर्ट्स कंपटीशन का इनेकाद किया गया और तारीख़ रकम कर दी गई है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आई स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबले अख्ताम पजीर हुए हैं और गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने शंदूर आइस हॉकी की फाइनल जीत लिया है। और ये भी आपको बताएं कि फ़ाइनल में चित्राल की टीम ने 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त हुई है और फाइनल का मैच फैसला कुन रहा है। और आप ये देखें कि इस मैच को जीतने के लिए मुख्तलिफ जगहों से और अजला से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में इस तरह के मुकाबले होना ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देखें वहाँ पे जो खेलों की बात की जाए, इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं दिए जाते, और इस मौसम के हवाले से वहाँ पर ये चीज़ें होना, तारीख रकम करना एक अच्छी और खुशाइन बात है। और केपी की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो स्पोर्ट्स और कल्चर को फ़रोग दे सके, और वो कोशिश करके साथ साथ ये हम देखें ये आसान नहीं है। ये जो आइस स्पोर्ट्स होता है, आइस कटिंग होती है, एक्चुअली ये इतना आसान नहीं है। बर्फ़ पे खेला जाता है, इसमें आपको लगने के भी चांसेस होते हैं और लोगों को लगती भी है। बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप किस तरीके से बैलेंस करके, और फिर हॉकी जैसा मैच जो है वो खेलना, तो इट्स नॉट एन इजी टास्क। आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं, फिर से बात करेंगे। नाज़रीन, देखा आपने कि कितना एक मुनफरिद हॉकी का मैच आपको देखने को मिला, और इसी वाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मलिक आमिर। आप बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम पहले तो आपको, और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। ये बताइएगा, बड़ा मुनफरिद हॉकी का मैच देखने को मिला, कैसा तजुर्बा रहा आपका? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। ये बताइए कि ये बड़ा मुनफरिद हॉकी का मैच देखना पड़ा, आइस हॉकी, तो ये आपके लिए भी एक पहला एक्सपीरियंस होगा। किस तरह से आपने देखा, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये आइस हॉकी का मैच गिलगित बल्तिस्तान में खेला गया, और हम अभी देख रहे थे कि ख़वातीन खेल रही थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और वहाँ के लोगों का क्या कहना था इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो है तो चित्राल के इलाके में
शंदूर जो पोलो के लिए मशहूर है, जो सतह समंदर से तकरीबन 12,800 फुट की बुलंदी पर ये पोलो ग्राउंड वाक़ है, जहाँ पे झील है। झील जो है तो फ्रीज हुई है, मुंजमद हुई है, जिसके ऊपर ये इसका टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था। इस इवेंट का आइस स्नो स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया था। ये 2 रोज़ा फेस्टिवल था, जिसमें तकरीबन 119 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 40 से ज्यादा अपर और लोअर चित्राल की खवातीन खिलाड़ियों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। और ये तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्नो आइस का जो है मुख्तलिफ गेम्स में मुकाबले हुए हैं। और इसमें हवाले से इसी टूरिज्म का कहना था कि जो ये साल जो शुरू हुआ है, ये गुज़िश्ता 3 साल से हम इनको कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से इनको हम फराहम कर रहे हैं सहूलियात। और इंशाल्लाह उनका कहना था कि आगे आइंदा आने वाले सालों में हर साल ये इवेंट इसी तरह शंदूर टॉप पे जो है तो पोलो ग्राउंड के जो के साथ जो झील मुंजमद हुए, उसके ऊपर हर साल इसी तरह इस इवेंट का इनेकाद किया जाएगा। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा अहम बात यह है कि इसमें गिलगित बल्तिस्तान की टीम को भी मदऊ किया गया था, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने भी हिस्सा लिया है। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान दोनों टीमों के दरमियान बड़ा टफ मुकाबला हुआ है। फाइनल का मैच हुआ है वहाँ पे आइस के ऊपर, जीत के ऊपर। तो उसमें जो है तो गिलगित बल्तिस्तान ने इसमें फतह हासिल की। अच्छा, ये बताएं शायकीन की दिलचस्पी कैसे देखने में आई? अतराफ में अगर आपने देखा कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं या वहाँ कहीं ट्रैवल भी किए हुए लोग अगर आ रहे हों, उनको कैसा लगा मैच देखकर? मुनफरिद था और मुख्तलिफ था। दुनिया भर में देखते हैं कि बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, तो वहाँ पर आप बताएं जो शायकीन थे इस स्पोर्ट्स के हवाले से, मुनफरिद स्पोर्ट्स के हवाले से, उनका क्या मौक़िफ़ था? बिल्कुल जी, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने कसीर तादाद में इस स्नो आइस मुकाबलों को देखने के लिए कसीर तादाद में शिरकत की है। और वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस इवेंट को सराहा है और उन्होंने भी मुतालबा किया है यही कि हमारे यहाँ पे जो है तो ऐसे इवेंट्स का इनेकाद किया जाए। और इसके साथ साथ जो है तो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब पोलो फेस्टिवल होता है तो उसमें सिर्फ मकामी या हमारे यहाँ के मकामी लोग नहीं बल्कि गैर मुल्की सयाह भी जो है तो यहाँ पे कसीर तादाद में आते हैं। लेकिन फिलहाल जी यहाँ पे इनका अपना इवेंट है जिसमें चित्राल और गिलगित की टीमों के माबैन था। तो यहाँ के मकामी लोगों ने सिर्फ कसीर तादाद में शिरकत की और इस इवेंट को काफी सराहा है। और उन्होंने कहा कि आइंदा जी ऐसे इवेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। और तो जिस पर डिजी टूरिज्म ने इस बात का ऐलान भी किया है बाकायदा तौर पर कि आइंदा आने वाले सालों में हर साल यहाँ पे ये इवेंट मुनक्किद किया जाएगा। इवेंट्स मुनक्किद होने चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ आपका, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कि वहाँ के जो मुकामी हैं उन्होंने इस खेल को पसंद किया। होपफुली नाज़रीन आज का आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल 31 दिसंबर है और कल हम आपसे डिस्कस करेंगे पूरे साल में होने वाले अच्छे बुरे इवेंट्स की, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, दुनिया में क्या कुछ हुआ, क्या अच्छा था क्या बुरा था। सना क्या कहेंगी आप इसमें? बिल्कुल, कल इस हवाले से आपको डिस्कस करेंगे और आप भी अपना ज़रा एनालिसिस कीजिएगा कि साल 2024 में आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, आपने क्या खोया, क्या पाया। तो यहाँ दीजिए मुझे और रोहिल को इजाज़त। कल फिर आपसे सेम चैनल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।